तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज देखें इंग्लिश क्लास लगेगी 5 दिसंबर 2024। इंग्लिश में अपन वर्ड इंटरचेंज करेंगे। आजकल एक नया पैटर्न चला है इंग्लिश में आईबीपीएस की तरफ से। ये अभी जो क्वेश्चन उठाए गए हैं ये भी जो अभी 2023 में या 24 में हुए थे, ये आज मतलब इस साल के ही हैं, इन दिनों के ही है। तो ये इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन दिए गए अपने, तो इसमें बोल्ड कलर करके 4 वर्ड दिए गए। ये वर्ड आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। जैसे कि ये लिखा हुआ है डायरेक्शंस में, इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। 4 वर्ड जो हैं वो बोल्ड में दिए गए, जैसे ये दिए गए हैं इस पहले क्वेश्चन में। तो दीज 4 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजिशन। द सेंटेंस इन देन followed by options with the correct combination of the words that should replace each other in order to make the sentence grammatically and contextually correct। मतलब कहने का मतलब है ये जो वर्ड दिए गए फ्रेंड्स बोल्ड किए गए हैं, ये हो सकता है कि अपनी जगह सही हो। तो यदि ये अपनी जगह सही है तो ये पूरा सेंटेंस है वो सही है, तो इसका आंसर नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड होगा, ई होगा। यदि ये आपस में सही नहीं है, जैसे ये हाउस की जगह ये आना चाहिए स्पूल, या रन की जगह केबल आना चाहिए, तो ये आपस में इंटरचेंज होते हैं क्या, वो आपको पढ़ के देखना है। जैसे ए लार्ज हाउस ऑफ वायर विल बी नीडेड टू रन द केबल लाइन फ्रॉम वन एंड ऑफ द स्पूल टू द अदर। ए लार्ज हाउस ऑफ वायर, इसका तो मतलब ये हो गया कि ए लार्ज हाउस ऑफ वायर, एक वायर का मतलब वायर जो होता है तार, एक तार का बहुत बड़ा हाउस जो है। अब तार का हाउस थोड़ी होता है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा इससे इंटरचेंज हो सकता है। हाउस से कौन सा इंटरचेंज होगा, स्पूल। स्पूल क्या होता है, स्पूल एक नहीं होता जिसपे तार लपेटा हुआ रहता है। एक जब मशीन आती थी, पुरानी मशीन होती है हाथ से चलने वाली, उसके अंदर हम धागा डालते हैं, तो वो एक स्पूल होता है जिसमें हम धागा लपेट के उसके नीचे सीटल के अंदर डालते हैं, वो स्पूल कहलाता है, जिसपे धागा लपेटा हुआ रहता है। और ये आपने बड़े बड़े भी देखे होंगे, बहुत सारे तार कलरफुल, रेड कलर के, ग्रीन कलर के कहीं पे, तो एक बड़ा सारा स्पूल होता है, दोनों तरफ गोल होता है और बीच में चपटा होता है, उसके लपेटे हुए रहता है बीच में तार, तो वो स्पूल कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एक लार्ज स्पूल ऑफ वायर आएगा, तो ये हाउस की जगह क्या आएगा, ये स्पूल आएगा, डी। तो ए और डी तो इंटरचेंज हो गए, क्योंकि ये स्पूल इसकी जगह आएगा तो हाउस वहां पे जाएगा। और देख लो और क्या है, तो ए लार्ज स्पूल ऑफ वायर, एक बहुत बड़ा वायर का स्पूल जिसको स्पूल कहते हैं, विल बी नीडेड टू रन द केबल लाइन फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाउस टू द अदर। मतलब एक बहुत बड़ा, ये इस पूरे घर में केबल लाइन बिछाने के लिए एक बहुत बड़े तार के स्पूल की आवश्यकता है। दोबारा देख लो, इस घर में तार बिछाने के लिए, मतलब तार बिछाने के लिए क्या मतलब, नई बिल्डिंग बनती है, तार बिछाते हैं ना, केबल कनेक्शन करते हैं, तो इस घर में तार बिछाने के लिए एक बड़े स्पूल की आवश्यकता होगी। विल भी मन होगी, ए लार्ज स्पूल, तो ए एंड डी जो है वो इंटरचेंज हो गए, बाकी सब सही है। रन भी सही है, केबल भी सही है। रन का मतलब बिछाना होगा, यहाँ पे वैसे दौड़ना होता है लेकिन यहाँ पे बिछाना, रन द केबल, तो केबल की तार बिछाते हैं तो रन द केबल होगा। ये भी दोनों अपनी जगह सही है। तो स्पूल और हाउस है वो इंटरचेंज हो गए, वो ए डी आपस में इंटरचेंज होगा। तो पहला ए उत्तर जो है वो सही है, जैसे ए है वो सही है इसमें। तो इसमें स्पूल जो है वो हाउस से इंटरचेंज, यहाँ पे हाउस आएगा, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कि एक बड़ा तार का जो स्पूल है वो चाहिए इस घर में केबल लाइन बिछाने के लिए। विल भी मने होगी, नीडेड मने आवश्यकता, रन का मतलब जानते हो, केबल का मतलब केबल तार होती है, लाइन केबल लाइन मतलब तार की जो लाइन बिछाते हैं, फ्रॉम वन एंड ऑफ द हाउस टू द अदर, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर इस घर में लाइन बिछाने के लिए एक बहुत बड़ा स्पूल की आवश्यकता होगी। तो ए आंसर होगा, ए और डी आपस में इंटरचेंज होगी, बाकी कोई नहीं होगा। इसके अलावा द जीएसटी काउंसिल नीड्स टू मीट मोर ऑफन एंड टर्न इट्स टू डू लिस्ट इनटू ए मस्ट डू लिस्ट एक्सपेंडियसली। तो कहने का एक्सपेंडियसली का मतलब होता है शीघ्रता से,
रैपिडली मतलब बहुत जल्दी, जल्दी जल्दी कहते हैं उसको, एक्सपेडिशली कहते हैं। तो द जीएसटी काउंसिल मतलब जीएसटी काउंसिल को ये जो मीट है मतलब मीटिंग है वो ज़्यादा और अधिक करने की आवश्यकता है। अपनी जो टू डू लिस्ट है मतलब अपनी जो काम फिक्स किए गए उसकी लिस्ट है उसको मस्ट टू डू लिस्ट में जल्दी से बदलने के लिए, मतलब जो जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग हो रही है उसको और ज़्यादा मीटिंग करने की आवश्यकता है। अपनी जो बताए गए काम है उसको करने से उसको मस्ट डू लिस्ट में बदलने के लिए, मतलब अपने जो काम फिक्स कर रखे हैं जीएसटी काउंसिल ने उसको टू डू लिस्ट नहीं बनाना चाहिए, मस्ट डू लिस्ट बनाना चाहिए। मतलब ये काम बहुत ही जरूरी है वैसे बनाने चाहिए। तो इसमें कोई 86 में कोई इसमें गलती नहीं है, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड होगा, मतलब इसमें कोई गलती नहीं है। सारी हिंदी समझ, नीड्स मैंने आवश्यकता है, मीट मैंने मीटिंग की, ये मिलने की, मोर ऑफन मतलब ज़्यादा और अधिक बार, मतलब पहले 1-2 बार करते होंगे तो मोर ऑफन मतलब और अधिक बार। टर्न, टर्न मतलब बदलना। इट्स टू डू लिस्ट, अपनी टू डू लिस्ट को, टू डू लिस्ट वो होती है जिसमें हम अपने काम फिक्स करके रखना है कि आज ये करना है ये करना है, ये टू डू लिस्ट होती है। वो कह रहा है इसको मस्ट डू लिस्ट में बदलना। मस्ट का मतलब जरूर होता है, मस्ट का मतलब और आवश्यकता, आवश्यक काम होता है मस्ट का मतलब। तो अपनी टू डू लिस्ट को मस्ट डू लिस्ट में बदलना, शीघ्रता से बदलने के लिए उनको और ज़्यादा मीटिंग की आवश्यकता है। तो अगला है, तो इसका आंसर होगा 86 का, 86 का होगा नो इंटरचेंज रिक्वायर, कोई भी इंटरचेंज नहीं रिक्वायर है, सब सही है इसमें। 87 में एक ग्रांड प्रोसेसन स्ट्रीट्स थ्रू द रोल्ड ऑफ द फेस्टिव सिटी। अब आपको पता ही है ग्रांड मतलब बहुत विशाल होता है, प्रोसेसन होता है जुलूस, स्ट्रीट्स गलियां, थ्रू, तो स्ट्रीट के साथ में थ्रू थोड़ी लगेगा, थ्रू लगता है कोई वर्ब आगे होगी थ्रू के लिए, तो यहाँ वर्ब होनी चाहिए। तो इसमें कौन सी वर्ब है, ये रोल्ड वाली वर्ब है, तो रोल्ड कहाँ पे होना चाहिए, बी की जगह। तो रोल्ड यदि यहाँ बी की जगह होना होगा तो फिर बी को भी सी की जगह होना चाहिए ना, और बाकी सब सही है। तो ए ग्रांड प्रोसेसन रोल्ड थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ द फेस्टिव सिटी, मतलब एक बहुत बड़ा जुलूस जो है वो उस फेस्टिव सिटी के सभी तरह से घूमा, मतलब रोल्ड थ्रू का मतलब है सभी तरह सभी जगह घूमना भटकना, कोई जुलूस है वो निकलना, वो रोल्ड थ्रू कहलाता है। फेस्टिव का मतलब फेस्टिवल से है, मतलब उत्सव था वो सिटी, फेस्टिव सिटी का मतलब है जहाँ जिस सिटी में उत्सव था उस सिटी में जो ग्रांड, ग्रांड मतलब बहुत विशाल, ग्रांड फादर क्यों कहते हैं, वो सबसे बड़े होते हैं, तो ग्रांड का मतलब विशाल, प्रोसेसन का मतलब होता है जुलूस, एक बहुत विशाल जुलूस जो है वो उस उत्सव की सिटी में गलियों में घुमा। तो इसमें हमने क्या चेंज किया, बी और सी को चेंज किया, बाकी सब सही है। तो बी सी कहाँ पे है, ये रहा, हालांकि बी सी इसमें भी है लेकिन ए डी इसमें बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर होगा 87 का बी, 87 का बी आंसर होगा, बाकी सब अपनी जगह सही है। 88 का एज द बॉय वॉक्ड इनटू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम, जैसे ही वह लड़का अपनी फेवरेट टीचर के क्लासरूम में अंदर गया, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट इट वाज ए क्लास टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम पार्क विद हिम। अब हिंदी समझ लीजिए तो पता चलेगा, यहाँ तक समझ लिया आपने। एट द बॉय वॉक्ड, वॉक मतलब चलना होता है, इनटू हिज फेवरेट टीचर्स क्लासरूम, जैसे ही वह लड़का अपनी फेवरेट टीचर के क्लासरूम में गया, ही रियलाइज का मतलब होता है महसूस करना, ही रियलाइज्ड दैट मतलब की, जब हम छोटा की लिखते हैं तो उसका मतलब दैट होता है, दैट का मतलब की भी होता है। इट वॉज ए क्लास, क्लास का मतलब पता ही है, हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम पर्क, पर्क का मतलब लाभ होता है, जैसे कोई सर्विस में सैलरी के अलावा जो लाभ मिलते हैं ना, जैसे पेट्रोल का मिलता है, जैसे ट्रैवलिंग का मिलता है, कई जगह कंपनियों में ट्रैवलिंग बाहर घूमने के लिए भेजते हैं तो वो ट्रैवलिंग होता है। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल के लिए, ट्रैवलिंग पर्क इज वन ऑफ द मोस्ट पर्क्स इन दिस कंपनी, तो कहने का मतलब पर्क का मतलब लाभ होता है।
इसके अलावा तो आप बाकी समझ गए। तो इसका इंटरचेंज कहाँ होगा, पर्क यहाँ पे आएगा, क्लास की जगह आएगा पर्क, क्योंकि बाकी सब सही है। एज द बॉय वॉकड इनटू, ये भी सही है क्योंकि वो अंदर गया कमरे में अपने फेवरेट टीचर के क्लासरूम में, तो वॉकड इनटू भी सही है, वॉकड अपनी जगह सही है। ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, तो रियलाइज भी सही है। दैट इट वॉज ए क्लास, इट वॉज यहाँ पे होगा इट वॉज ए पार्क टू, ये डी जो है वो क्लास की जगह आएगा और क्लास है फिर यहाँ पे आएगा, क्योंकि ये यहाँ आएगा तो इसको यहाँ आना ही है। तो इट वॉज ए पर्क टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड इन द सेम क्लास, यहाँ पे क्लास आ जाएगा पर्क की जगह और क्लास की जगह पर्क आ जाएगा। तो इसकी हिंदी होगी, जैसे ही वह लड़का अपनी फेवरेट टीचर के क्लासरूम में गया, उसने महसूस किया कि ये उसके लिए एक लाभ है कि वो उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसी क्लास में है, मतलब उसका बेस्ट फ्रेंड उसी क्लास में था, तो ये उसके लिए एक लाभ है। सैलरी में जो लाभ देते हैं उसको भी पर्क कहते हैं। पर्क का मतलब उबलना भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे पर्क का मतलब लाभ होगा। तो इट वॉज ए पर्क टू हैव हिज बेस्ट फ्रेंड, ये उसके लिए लाभ था अपने बेस्ट फ्रेंड को उसी सेम क्लास में रखना, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड उसी क्लास में था, ये उसके लिए एक लाभ था। तो अपने क्या चेंज किया, सी एंड डी को किया, तो सी एंड डी कहाँ है, ये रहा, सी एंड डी ये रहा, तो डी इसमें आंसर होगा। बाकी में सी एंड डी है, लेकिन ए बी तो इंटरचेंज करने की आवश्यकता है नहीं। कई जगह ऐसा भी होता है कि आपस में दो चीज़ें इंटरचेंज होती है, तो ये आवश्यकता है नहीं, तो सी एंड डी आपस में होगा, तो 88 का आंसर होगा डी। इसके अलावा अनरेवलिंग 89 लास्ट क्वेश्चन है, अनरेवलिंग द फिशिंग लाइन रैप्ड टाइटली अराउंड द स्पूल, फिर वापस वही स्पूल आ गया जो पहले था। द फिशरमैन प्रिपेयर्ड टू कास्ट हिज पोल, अनरेवलिंग, अनरेवलिंग का मतलब होता है जो लपेटी हुई चीज होती है उसको खोलना, मतलब खोलना कहते हैं अनरेवलिंग। अनरेवलिंग का मतलब खोलना, जैसे कुछ लपेटा हुआ है उसको आप खोलते हो तो अनरेवलिंग कहलाता है। फिशिंग लाइन रैप्ड, फिशिंग लाइन का मतलब है जो मछली पकड़ने की डोरी होती है वो फिशिंग लाइन कहलाती है, क्योंकि वो जाल होता है उसके साइड में डोरी बांध के फिर जाल फेंकते हैं, तो वो जो फिशिंग लाइन उस डोरी को कहते हैं। रैप्ड का मतलब होता है लपेटा हुआ, जैसे चॉकलेट और होती है तो उसके रेपर होता है, कहते हैं रेपर का मतलब चमकीली थैली होती है, कागज होता है चमकीला, तो रैप्ड का मतलब लपेटा हुआ, इसलिए उठ के रैपर कहते हैं, वो लपेटा हुआ था। रैप्ड का मतलब लपेटा हुआ, टाइटली मतलब टाइटली अराउंड द स्पूल के चारों ओर, परपेड मतलब तैयार किया, कास्ट इज पोल, तो पूरा की हिंदी ये होगी, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये ई होगा इसका आंसर, 89 का आंसर ई होगा इसका। अब देखिए इसका हिंदी क्या है, जो फिशिंग लाइन थी मतलब जो मछली पकड़ने की डोरी जो टाइटली उसके स्पूल के चारों लपेटी हुई थी, उसको खोलते हुए, उसको खोल रहा था, उसको खोलते हुए जो फिशरमैन ने मतलब मछली पकड़ने वाले ने अपना डंडा जो है वो नदी में डालने के लिए तैयार हुआ, मतलब पहले डोरी खोलेगा उसके बाद में वो डंडा है जो मछली पकड़ने का होता है वो डालेगा, तो मछली पकड़ने की जो डोरी है उसको खोलते हुए जो कि स्पूल से टाइटली बंधी हुई थी, फिशरमैन अपना जो डंडा है वो डालने के लिए तैयार हुआ, पर पेट बंधे तैयार हुआ। तो अनरेवलिंग का मतलब हुए होता है, जैसे खोलते हुए, मतलब वो खोल रहा था उसको लपेटे हुए को अनरेवलिंग कहलाते हैं। आईएनजी जहाँ पे लगते हैं हुए लगता है, जैसे सिटिंग, सिट का मतलब बैठना और सिटिंग मतलब बैठे हुए, ईटिंग खाते हुए, तो इसी प्रकार रहा भी होता है, यहाँ पे हुआ भी होता है, जैसे ईटिंग बोलते हैं तो खाते हुए, सिटिंग बैठे हुए, रनिंग दौड़ते हुए, तो यहाँ पे अनरेवलिंग का मतलब खोलते हुए, तो उन्होंने वो चीज़ खोलते हुए मतलब जो लपेटी हुई डोरी थी उसको खोलते हुए उसने फिशरमैन ने अपना जो डंडा है वो फेंकने के लिए तैयार हुआ। कास्ट मना नदी में कुछ फेंकने को कास्ट कहते हैं, जैसे कास्ट द पोल, कास्ट द नेट भी फेंकते हैं जाल, तो वो भी कास्ट कहलाता है, वो थ्रो नहीं कहता।
कास्ट बोला जाता है, तो इसमें नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड। तो इसी के साथ ये 5 क्वेश्चन आंसर जो है वो एंड हुए। आप बार बार रिवीजन कीजिए, अच्छी तरह समझिए। थैंक यू।